हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एमसीक्यू। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे 9 का हिंदी है। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो आपका 2025 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कुल समय आपको जो दिया जाएगा करीब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके पास पूर्णांक यानी जो फुल मार्क्स होने वाले हैं 40। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट क्लास 9 हिंदी का 40 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि हमारे पास ओएम वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, कैसे पॉइंट यहाँ पे यूज करना है, कौन से पेन का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ अपना यहाँ पे पूरा हस्ताक्षर करना है। ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें खंड आपके पास क, ख और ग है। 40 एमसीक्यू पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हर एक के लिए आपको पास एक एक नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पहला सेक्शन में, तो पहला सेक्शन में आपसे एक पैसेज दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, उनका पूरा नाम हम लोग पढ़ के यहाँ पे इस तरीका से डायरेक्टली ऐसे गोल इसलिए करते चलेंगे ताकि आपके पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, और उन्हें पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दिया गया है कि अन्याय के खिलाफ, ठीक है, जो आपका अन्याय है उसके खिलाफ उन्होंने जो है संघर्ष की बात कही। ठीक है, अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की बात कही है। और गांधी का जी का जीवन कैसा था? सादगी और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ था, उसका प्रतीक था। ठीक है, वो हमेशा पहनावा, आचरण और विचार से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। अंततः 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या हो गई। ठीक है, और उसको हत्या करने वाला जो हत्यारा है उसका नाम था नाथूराम गॉडसे। ठीक है, उनकी शिक्षा आज भी हमारे विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। यह आपका महात्मा गांधी से संबंधित जो है एक पठित पद्यांश हो गया। ठीक है, आपके पास एक गद्यांश हो गया। ठीक है, पैसेज, और उसके आधार पे जो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे 2 अक्टूबर 1869 हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको बस याद नहीं करना है, पैसेज के आधार पर आपको आंसर देना है। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? ठीक है, उनका जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो बोलेंगे सादगी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सिंप्लिसिटी। महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता था? ठीक है, तो बोलेंगे क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब तक के सारे क्वेश्चन में ऑप्शन बी आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह पे बी चिपका देंगे, तो हर जगह पे आपको बी नहीं देना है। जो पैसेज में आंसर है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया कि गांधी जी को अहिंसा और सत्य का पुजारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है पैसेज, और पैसेज आपके पास दिया गया। ठीक है, जो आपके पास पदांश दिया गया है, पद दिए गए। ठीक है, स्टैंजा, तो उसमें पूछा गया है हमारे पास इस प्रकार से कुछ। हमारे पास सबसे पहले रीडिंग करेंगे वह, ठीक है, कि यह झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यह धरा हर कोना भारत है, मन में उमंग। मतलब पूरी तरीका से ये जो पोएम आपका दिया गया है, कविता, ठीक है, कविता दिया गया, उसके कविता के जो पद हैं स्टैंजा, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इसके आधार पे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर सवाल का जवाब देंगे कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। ठीक है, तो झारखंड के धरोहर के रूप में आदिवासियों को माना गया है। ठीक है, यानी कि आदिवासी का धरोहर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आदिवासी का धरोहर। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई है? ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? तो बोलेंगे मेहनत से जुड़ी हुई है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छपी हुई है? ठीक है, किसकी कहानी छपी हुई है? तो बोलेंगे पर्वतों की, जंगलों की और नदियों की। पर्वतों की, जंगलों की और नदियों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश में कौन से, ठीक है, जो गद्यांश आपके पास दिया गया है,
कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है? तो बोलेंगे सरहुल, ठीक है। क्या बोलोगे? सरहुल, करम और सोहराय। ये झारखंड के प्रमुख पर्व में आते हैं, ठीक है। ये झारखंड के प्रमुख पर्व में आते हैं। तो सरहुल, करम और सोहराय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेक्शन ख। तो ख वाले में हमसे पूछा जाएगा 9 नंबर से सवाल। सेक्शन अगर क की हम लोग अगर बात करेंगे तो क में हमसे पूछा गया टोटल 8 सवाल पूछा गया है, ठीक है। 40 में टोटल 8 सवाल पूछा गया, यानी 20% क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क सेक्शन से। अब ख में आते हैं। ये हमारे पास व्याकरण से संबंधित है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है राजा। राजा का रानी होता है तो राजा पुल्लिंग कहलाएगा। बाकी सारे हमारे पास देवी, छात्रा, बालिका, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया? ठीक है, अस्त के पहले सूर्यास्त में क्या जोड़ा गया है? तो मूल शब्द जोड़ा गया, ठीक है। जो सूर्य है वो क्या है? मूल शब्द है। सूर्य क्या है? तो बोलेंगे मूल शब्द है। हम लोग जब उपसर्ग प्रत्यय की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं किसी भी शब्द से पहले या बाद में लगाने की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मूल शब्द के अगर बारे में बात करेंगे, लास्ट में क्या जोड़ा गया? अस्त जोड़ा गया है, तो मूल शब्द इसका क्या है? सूर्य है। तो मूल शब्द हमारा टिक कर देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका आता है 11 नंबर। 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका उपसर्ग से बना हुआ है? तो बोलेंगे पुनर्जन्म। क्या बोलेंगे? पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जन्म यहाँ पे उपसर्ग से बना हुआ है, पुनर्जन्म। उन्नति का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। तो इसका होता है अवनति। उन्नति का मतलब अवनति। उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, डेवलप करना। अवनति मतलब रुके हुए रहना, विकास की गति रुक जाना, ठीक है। तो उन्नति का विलोम क्या कहलाएगा? अवनति। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया, ठीक है, सिनोनिम्स। पृथ्वी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है? तो बोलेंगे धरती। क्या बोलेंगे? धरती। पृथ्वी को हम लोग धरती कहते हैं, हमारा प्लेनेट अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 14 नंबर में हमें छांटना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चों ने मैदान में खेला, बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, भी सही है। बारिश होने लगी, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। वे सुबह जल्दी उठता है, वे नहीं होगा, यहाँ पे वह होगा, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। बोला अशुद्ध कौन सा है, यही अशुद्ध हो गया। वे गलत हो गया। अगर वह रहता, अकेला है ना, तो वह सुबह जल्दी उठता है तो सही हो जाता। वे सुबह जल्दी उठते हैं तो सही हो जाता, लेकिन वे लगा के बोलता है जल्दी उठता है तो गलत हो गया, ठीक है। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर 15 नंबर सवाल, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल में पूछा गया है कि किस शब्द की वर्तनी, आपका क्लास 9-10 का हिंदी में बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तनी, आप प्रॉपर तरीका से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पूछा गया 15 नंबर में कि वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। कौन सा शुद्ध है? समर्पण गलत है, समर्पण गलत है, समर्पण गलत है, ये आपका समर्पण सही है, ऑप्शन नंबर ए। नाक कटना का मतलब क्या होता है? नाक मतलब कटा नहीं है, नाक का मतलब यहाँ पे मान सम्मान से होता है, ठीक है। नाक की सुंदरता से नहीं है, इज्जत से है, ठीक है, सम्मान से है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। यानी नाक कटने का मतलब ऐसा नहीं कि चाकू काट दिया, चाकू से काट दिया, सुंदरता खत्म हो गई, या नाक से खून आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाक कटने का मतलब होता है, कोई सुने हो नाक कटा दिया तुमने, तो नाक कटाने का मतलब क्या? इज्जत गंवा देना, प्रतिष्ठा गंवा देना, सम्मान खो देना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका हो जाएगा ए, इसका भी हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 17 नंबर। उसमें पूछा गया है कि पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई करना जरूरी है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया क्या है? करना। क्रिया यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करना, यानी कि डू। आपके पास क्रिया हो गया, ठीक है। कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। तो क्रिया पूछा गया है तो करना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। वह धीरे धीरे चलता है, 18 नंबर में वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है। क्या बताना है? इसमें क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, ठीक है, एडवर्ब हमारे पास देखेंगे आप यहाँ पे क्रिया विशेषण, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता, चलना क्या है? क्रिया है, ठीक है, चलना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन चलने की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण है ना, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है आपके पास 19 नंबर सवाल। 19 नंबर है कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाते हैं और किताबें पढ़ता है। किस प्रकार का ये वाक्य है, ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बोलेंगे मिश्र वाक्य है, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है? तो 19 नंबर आपका मिश्र वाक्य है।
और यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यह कैसा वाक्य है, तो बोलेंगे मिश्र वाक्य है। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, यानी दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो गया। 20 नंबर, दांते खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मीनिंग क्या होता है, तो कहेंगे पराजित करना, हरा देना। किसी को जब हरा देंगे तो बोलेंगे दांते खट्टा कर दिया, उसने उसका दांत खट्टा कर दिया, मतलब पराजित कर दिया। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, तो हमारे पास देखेंगे सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो गया है, मतलब 8 + 12 सवाल। क में आपका 8 सवाल था, ख में आपका 12 सवाल, तो आपका 20 सवाल कंप्लीट हो चुका है। यानी अब ग में आएंगे 20 सवाल। ये आपका पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। आप देखेंगे क्षितिज और कृतिका नाम का 2 पुस्तक आपके क्लास 9 में होती है, ठीक है ना। तो उससे आपका 20 मार्क्स यहाँ पूछा गया है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 8 + 20, 8 + 12 + 20, यानी सेक्शन क में 8 नंबर आपका आता है, मतलब गद्यांश और पदांश से संबंधित। 12 नंबर आपका व्याकरण से संबंधित लगभग आ रहा है। और उसके बाद आप देखोगे तो 20 नंबर यानी 50%, 40 का 50%, 20 नंबर करीब करीब आपका पाठ्य पुस्तक से आ रहा है। यानी कृतिका और क्षितिज का जो किताबें हैं आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर आपका यहाँ पे 20 स्कोर होगा। अब यहाँ पे एक पैसेज देखेंगे, किताब से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है दर्शन उपभोक्तावाद। आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि हिंदी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। आप हल्के आंखों से भी देख लोगे तो आपको समझ में आएगी कि पैसेज में है क्या, ठीक है ना। आप पैसेज को देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके आधार पर जो आपका पहला सवाल है वो आपका सवाल नंबर 21 है। तो बोला है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। अगर आप पाठ पढ़े होगे तो आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। इसमें एक शब्द आया हुआ उपभोक्तावाद, है ना, तो हम लोग कहेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्या है, अभी तो थोड़े समय पहले हमने बताया कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, अभी हमने बताया आपको। तो चलने की है, यहाँ पे बदलने की है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, क्रिया शब्द, बदलना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया शब्द की विशेषता बता रही है धीरे धीरे, मतलब क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार जो वर्तमान जीवन शैली है वो किस पे आधारित है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये किस पे आधारित है, तो बोलेंगे उपभोक्तावाद पर, यानी विलासिता पर, ठीक है। विलासिता, उपभोग की जो व्यवस्था है, जो कृति है, जो प्रकृति है, उसके आधार पर कह सकते हैं उपभोक्तावाद, ठीक है। यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिकवादी दुनिया है, उस पर हमारा जीवन आधारित हो गया है। जीवन की वास्तविकता, जीवन की प्रकृति से किसी का कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्तावाद। नेक्स्ट आपका आता है 24 नंबर, उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। गद्यांश के आधार पर हमें बताना है कि उत्पादन बढ़ाने पर, तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ठीक है, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, ठीक है, और सुख के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। तो हम लोग 25 यहाँ पे देखेंगे, है ना। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, ठीक है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, 25 नंबर। तो बोलेंगे बैल को, क्या बोलेंगे, बैल को, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हीरा और मोती जैसी कहानियां आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है ना। हीरा और मोती, 2 बैलों की कथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे मुंशी जी के द्वारा, है ना, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो हमारे भारत का जो साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही अहम योगदान है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बैलों की कथा, उसमें हीरा और मोती के नाम से जाने गए, ठीक है। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, बैल को कहा गया है। लहासा की ओर, ठीक है, लहासा की ओर जो पाठ है ना, उस पाठ में ये किस प्रकार की छवि दिखाई गई है, किस प्रकार की ये विद्या है, तो बोलेंगे यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ये क्या है, जर्नी है, जो ट्रैवल करते हैं लेखक, तो अपने ट्रैवल जर्नी को इसमें लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो लहासा की ओर क्या है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का जन्म, है ना। आपसे डायरेक्टली यहाँ पे जो है जो परिचय होता है, इसीलिए हमने आपको बताया कि जो पाठ परिचय हिंदी में होता है आपको पता होना ही चाहिए, लेखक का नाम, लेखिका का नाम, कवि या कवियत्री का नाम पता होना चाहिए पाठ के साथ में, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो किस शहर में हुआ था, तो बोलेंगे फर्रुखाबाद में। कहाँ पे हुआ था, बोलेंगे फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट आपको 28 नंबर, हरिशंकर प्रसाद परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, ठीक है, तो बोलेंगे वसुधा। उनके पत्रिका का नाम क्या था, वसुधा। आप अगर हिंदी किताबें जस्ट रीडिंग कर लेंगे, फटाफट रिवाइज कर लेंगे, आपको पता है 29 तारीख और 30 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आज आपके पास जो डेट हो गया है आपका 14, मकर संक्रांति है, ठीक है, 14 जनवरी है 2025, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समय तो बचा हुआ नहीं है, मैक्सिमम 2 हफ्ता है, 14, 14, 28, 2 हफ्ता है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। तो आप जस्ट रीडिंग कर लेंगे फटाफट सारे चैप्टर्स को और आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है। ये जो आपका कविता है बच्चे काम पे जा रहे हैं, उसके कवि का नाम आपसे पूछ दिया गया है। तो कवि का नाम क्या है, बोलेंगे राजेश जोशी। कवि का नाम क्या है, राजेश जोशी। मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, ठीक है, जो मृत्यु है उसका तरल दूत किसे कहा गया है, 30 नंबर, ठीक है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो बोलेंगे बाढ़ के पानी को। आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ के पानी को। किसे बोला गया है, तो बोलेंगे बाढ़ के पानी को। तो जो बाढ़ का जो पानी है उसे हम लोग मृत्यु का तरल दूत कहते हैं। क्या बोलेंगे, मृत्यु का तरल दूत कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया मृत्यु का तरल दूत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है उसका एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, जो मेन कैरेक्टर आपका है उसमें कौन है, तो बोलेंगे उमा। ऑप्शन नंबर ए। मेरे संग की औरतें, ठीक है, मेरे संग की औरतें, 32 नंबर में पूछा गया आपसे, मेरे संग की औरतें, ये पाठ की लेखिका कौन है, तो बोलेंगे मृदुला गर्ग है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि आपके पास कवि कवियत्री का नाम पता होना चाहिए। लेखक परिचय आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक परिचय से बहुत क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके पास पूछा गया है, और आपके पास ऑफिशियल पेपर यहाँ पे है 24-25 का, ठीक है, जो आपके पास 29-30 को एग्जाम होने वाला है ना, 29 और 30 जनवरी को, उसके लिए ऑफिशियल पेपर झारखंड बोर्ड ने यहाँ पे रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करोगे, पदांश दिया गया, ठीक है, उसको पढ़ना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, रंग रंग के फूलों के रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बिजलड़ी। आपके पास इस पर देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया गया आपके पास पदांश, ठीक है, यानी पद दे दिए गए हैं। तो इस पद को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रस्तुत काव्यांश, जो आपके पास कविता है उस कविता के कवि कौन है, तो कवि देव का आपको नाम बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत, ये जो आपका कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है, ठीक है, उनके द्वारा इसका रचना किया गया है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से, ठीक है, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक है, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, तो बोलेंगे प्रकृति की विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रंग रंग के फूलों से कवि क्या कहता है, तो ये प्रकृति की विविधता को, जो डायमेंशन से अलग अलग जो डाइवर्सिटी है हमारे नेचर का, प्रकृति का, उसको ये व्यक्त करना चाहता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करोगे यहाँ पे, सवाल नंबर आपका हो जाता है 35। तो 35 में पूछा गया है कि छिमिया छिपाए बिजलड़ी, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है, ठीक है, पद आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है, मटर की फलियों में छिपा जो बीज है, ठीक है, जो मटर की फलियां हैं उसके अंदर जो छिपा हुआ बीज है, इसका ये मेन तात्पर्य ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। 36 नंबर, काव्यांश किस कविता से लिया गया, कविता का नाम भी देखिए आपसे पूछ गया है, तो बोलेंगे ग्रामश्री। कविता का नाम क्या है, बोलोगे ग्रामश्री। इस कविता का नाम क्या है, तो बोलोगे ग्रामश्री, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है 29 नंबर, ठीक है ना, तो 29 नंबर आपके पास है, सॉरी 37 नंबर, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, ठीक है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ठीक है। ये काशी मथुरा कैलाश मंदिर मस्जिद कहीं पे कुछ नहीं, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे प्रत्येक प्राणी के हृदय में, यानी मन से, हृदय से आप अगर भगवान की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपके अंदर ही वास करेंगे, ठीक है ना। तो ये कबीरदास का अपना मानना था। तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, वाक का आपको मीनिंग बताना है। तो वाक का मतलब होता है वाणी, है ना, मीठी वाणी बोलिए। कबीरदास का कहना था कि आपको हमेशा जो है मीठी वाणी बोलनी है, ठीक है। आप अगर चतुक वाक्य करते हैं, आप किसी से चालाकता की बात करते हैं, इसकी मतलब आप बेवकूफ़ हैं। जो सही मायने में चतुर इंसान होता है उसका वाणी में मिठास होनी चाहिए, ठीक है।
तो कबीर का कहना है वाक। वाक यानी कि मीठी वाणी, ठीक है, वाणी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर, रसखान की काव्य, ठीक है, जो रसखान की काव्य भाषा क्या है। जो रसखान हमारे पास है वो किस भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। तो रसखान के काव्य भाषा यानी कविता लिखने की जो उनकी भाषा है वो भाषा कौन है, ब्रज भाषा है, ठीक है। अब ब्रज भाषा यूपी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो रसखान जो है किस भाषा में लिखा करते हैं, तो बोलेंगे ब्रज भाषा में लिखा करते हैं, ठीक है। चलिए, मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो मैथिली भाषा में लिखते थे। अब मैथिली भाषा कहाँ का है, तो बोलेंगे बिहार का भाषा है, ठीक है, ये आपका बिहार का भाषा है। और प्राकृतिक रूप से संस्कृत तो पूरे भारतवर्ष में चलता था। अब अवधि भी आपका यूपी का है, ठीक है, अवधि भी आपका कहाँ का है, यूपी का है। अब ब्रज भाषा भी यूपी का है और मैथिली आपका कहाँ हो गया, बिहार का हो गया। जबकि संस्कृत लगभग पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में चलता है, ठीक है। तो रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो 40 नंबर पूछा गया है कि जो मेघ आए है ना, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन, जो आगमन है, आगमन का मतलब क्या होता है, आना। अब किसी विशेष कार्य से आना, आगमन का मतलब क्या होता है, आना, और किसी विशेष कार्य से आना, यानी कि जो अराइवल है उसको हम लोग कहते हैं आगमन, यानी कि आना। तो जो मेघ है उसमें मेघ का आना किस रूप में हुआ है, तो बोलेंगे गेस्ट के रूप में हुआ है, मेहमान के रूप में हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी किस रूप में हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये मेहमान के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है, तो क्या बोलोगे, मेहमान के रूप में हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्लास 9 हिंदी का मॉडल पेपर 40 में 40 हमने डिस्कस किया। आप देखेंगे कि आपको 40 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर 40 में आपका मान लीजिए कि 35 प्लस आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी लगभग बहुत बढ़िया चल रहा है। और अगर इससे कम आ रहा है मतलब आपको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे हिंदी को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए डिस्कशंस या वीडियोज़ के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।